हेलो एवरीवन। आज से हम एडिटोरियल डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। डेली हम एक एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, मगर अच्छे से डिस्कस करेंगे कि उसके प्रॉस क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, किस तरह से उसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, कौन कौन से एक्ट हैं, क्या क्या गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। जैसे आज का हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट से जो रिलेटेड अभी एक आर्टिकल आया था, एडिटोरियल आया था द हिंदू में, तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल हमने लिया है। तो इसमें क्या पहले चैलेंजेस बताए गए हैं, क्या स्कोप है, कैसे ब्रिटिश इंडिया ने और ईस्ट इंडिया कंपनी ने फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट किया, किसके लिए, टिम्बर के लिए। तो देखो पहले क्या बताया गया है, इन्होंने ये बताया कि फॉरेस्ट राइट एक्ट और शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर रिकग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट, मतलब इसका शॉर्ट में जो कॉमन नोन नेम है उसे फॉरेस्ट राइट एक्ट कहा जाता है। ठीक है, ये फॉरेस्ट राइट एक्ट कहलाया जाता है। देखो इसके आने के पीछे क्या रीज़न था, आप ये जरूर जान लो। क्या हुआ, जब 1878 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है फॉरेस्ट राइट से रिलेटेड लॉ लाई, तो इसमें क्या किया गया, बहुत सारे जो फॉरेस्ट की लैंड थी उसको इनक्रोच किया गया, वो राजाओं को दे दी गई, प्रिंसेस को दे दी गई, और कुछ ज़मीन हड़प ली गई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो इसको इनक्रोच जो हुआ, जो कम्युनिटी के राइट्स थे उनको नहीं रिकग्नाइज़ किया गया, उन्हें क्रिमिनल ट्राइब रिकग्नाइज़ कर दिया गया। इस सबको मानने के लिए, इस सबको रिकग्नाइज़ करने के लिए, और जो फॉरेस्ट के कंजर्वेशन में उनका पार्टिसिपेशन है, जो ट्राइबल कम्युनिटी है, जो लोकल कम्युनिटी है, वो किस तरह से फॉरेस्ट के कंजर्वेशन में पार्टिसिपेट करती है, किस तरह से वहाँ के डेवलपमेंट में वर्क करती है, इस सब चीज़ को रिकग्नाइज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2006 में एक एक्ट लाई जिसका नाम रखा गया फॉरेस्ट राइट एक्ट। और ये पर्टिकुलर शेड्यूल ट्राइब और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे उनके लिए था। इसकी सिग्निफिकेंस क्या थी, जो सोशो इन्वायरमेंट लेजिस्लेशन था उसको मजबूत करना था, और फॉरेस्ट इंक्रोचमेंट, जो फॉरेस्ट इंक्रोचमेंट ब्रिटिश इंडिया के द्वारा किया गया अनडेमोक्रेटिकली, और जिसमें टॉप टू बॉटम अप्रोच अपनाई गई, उस टॉप टू बॉटम अप्रोच को ख़त्म करके डेमोक्रेटिक डिसीजन लेना, बॉटम टू अप गवर्नेंस को बल देना। बॉटम टू अप गवर्नेंस क्या होती है, जैसे मान लो ये कोई फॉरेस्ट है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, इसके बीच में एक गांव है, इस गांव में एक पंचायत है, तो पंचायत से पूछा जाएगा कि ये फॉरेस्ट ड्वेलर हैं जो नॉन ट्राइबल हैं, क्या 75 ईयर से यहाँ रह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बॉटम टू टॉप अप्रोच। अब बॉटम ने, पंचायत ने क्या कहा, हाँ ये बहुत सालों से रह रहे हैं तो इनको लैंड का कुछ पट्टा दिया जाए। तो पट्टा दिया जाता है कुछ लैंड का, अप्रॉक्स 4 हेक्टेयर का, ठीक है, पर फैमिली को। तो इस तरह से ये फॉरेस्ट राइट एक्ट वर्क करता है। ठीक है, यहाँ पर यही बताया। अब आगे क्या चीज़ इन्होंने बताई है कि कॉलोनाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा, वही इन्होंने बताया। फॉल्स आइडिया ऑफ इमिनेंट डोमेन, मतलब फॉरेस्ट को इनक्रोच करने के लिए और फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को कैप्चर करने के लिए 1878 में कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लाया और इसको पास किया गया, और फॉरेस्ट का इनक्रोचमेंट स्टार्ट हुआ। ठीक है, इन्होंने एक इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाया। इसका इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नाम इसलिए रखा गया कि ये प्रोटेक्ट कर सके फॉरेस्ट की प्रॉपर्टी को और लोकल कम्युनिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ कि स्टेट की प्रॉपर्टी, मतलब स्टेट के राइट को इसने प्रोटेक्ट किया और लोकल कम्युनिटी के अगेंस्ट में था। मैंने आपको बताया कि कैसे लोकल कम्युनिटी को अगेंस्ट क्रिमिनल ट्राइब डिक्लेयर किया गया, फॉरेस्ट में जो रिसोर्सेज थे उनका टिम्बर का यूज़ किया गया शिप बिल्डिंग में, ब्रिटिश इंडिया में पहुंचाने के लिए, क्योंकि उस टाइम एरोप्लेन का तो साधन था नहीं, तो जितनी अच्छे से शिप बिल्डिंग हो सकती थी, नेवी में यूज़ हो सकता था, ये सब किया गया। बैन कर दिया गया शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन थी जिसे झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं, इसको बैन कर दिया गया। कोई भी एरिया, देखो शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या कहते हैं, ये फॉरेस्ट का एरिया, पर्टिकुलर एरिया में ट्राइब ने क्रॉप की, और इसमें क्रॉप करने के बाद वो ट्राइब जो है दूसरे एरिया में चला गया और इस एरिया को छोड़ दिया, अगले एरिया में क्रॉप की जाने लगी। अब इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन कर दिया गया, ट्राइबल को मजबूर होकर वहां से जाना पड़ा। आगे क्या बताया, इनकम्प्लीट एंड वाइज सो कॉल्ड सर्वे एंड सेटल ऑफ एग्री, मतलब जो एग्रीकल्चर लैंड पे सर्वेज हुए
बहुत सारे जो सेटलमेंट हुआ वो इनकम्प्लीट हुआ, वो वाइस नेस से भरा हुआ था। एग्रीकल्चर लैंड जो है टीनेंट्स को दी नहीं गई, उनके लैंडलॉर्ड को दे दी गई और बहुत सारे राजाओं को दे दी गई, और फॉरेस्ट के रिसोर्सेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रोटेक्ट कर लिए, मतलब कैप्चर कर लिए। क्रिएशन ऑफ फॉरेस्ट विलेज, मतलब विलेज जो इंश्योर लेबर फॉर फॉरेस्ट्री ऑपरेशन, मतलब फॉरेस्ट विलेज का एक क्रिएशन किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टिम्बर का मिसयूज़ किया जा सके, टिम्बर को यूज़ किया जा सके बहुत सारे प्रोजेक्ट में, और जो लेबर है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा मिसयूज़ कर सके। मगर ये विलेजर्स उस टाइम नहीं समझ पाते थे, तो ये फॉरेस्ट विलेज का कॉन्सेप्ट उस टाइम पर आया था। ठीक है, अब फॉरेस्ट क्या है, धीरे धीरे क्या हुआ, स्टेट प्रॉपर्टी होने लगी, आप पर लिमिट लगा दी गई, आप पर चार्जेबल लगा दिए गए, कोई मर्सी नहीं रखी गई, ब्यूरोक्रेट हावी हो गए, कोई भी आप अगर फॉरेस्ट से रिलेटेड रिसोर्सेज यूज़ करना चाहते हैं वो सब मॉडिफाइड कर दिए गए और कोई भी राइट उन्हें नहीं मिला। ठीक है, अब ऐसे ही क्या हुआ, प्रिंसली स्टेट और जमींदारी स्टेट भी एसिमुलेट कर दिए गए। आगे क्या बताया, फॉरेस्ट एरिया वर डिक्लेयर स्टेट प्रॉपर्टी। देखो वही बात बताइए कि कैसे फॉरेस्ट एरिया को स्टेट की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया, और लेजिटिमेट रेजिडेंस और कल्टीवेटर बिकम इंक्रोचर, मतलब जो लेजिटिमेट रेजिडेंस थे, जो वहां पर रहने वाले लोग थे, उन्हें इंक्रोचर कहा जाने लगा। इंक्रोचर मतलब कि आपने फॉरेस्ट में जाकर जबरदस्ती रहना स्टार्ट कर दिया है। इससे क्या हो रहा है, फॉरेस्ट को बहुत नुकसान हो रहा है, पेड़ अच्छे से उग नहीं पा रहे हैं, वहां पर एक्टिविटी अच्छी नहीं हो पा रही। तो यही चीज यहां पर बताई गई है कि कैसे उन्हें इंक्रोचर क्रिमिनल ट्राइब डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, अनरेगुलराइज इनिशिएटिव, बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए जो रेगुलर नहीं थे, और बहुत ज़्यादा ऐसी बातें कही गई कि ये लोगों के पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं। ट्राइबल लोग, पॉपुलेशन से क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट में इंक्रोचमेंट हो रहा है, और इंक्रोचमेंट से क्या हो रहा है, फॉरेस्ट डिक्लाइन हो रहा है, फॉरेस्ट जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह की बातें अंग्रेज़ों के द्वारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की गई। इसमें क्या किया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ने और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ने 4 चांद लगा दिए। कैसे 4 चांद लगा दिए, अब जब आज़ादी के बाद ये एक्ट आया, इसने क्या किया, बहुत सारे जो सेटल लोग थे उन्हें रीसेटल कर दिया विदाउट कंसिडरिंग उनकी लोकल कम्युनिटी को। मतलब कि मान लो ये फॉरेस्ट है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व या फिर भीतरकनिका टाइगर रिजर्व, कोई भी मान लो। अब इसमें क्या है, ये जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया तो किसी को भी टाइगर रिजर्व बनाया गया या कुछ भी बनाया गया। अब इसमें जो लोग रह रहे थे उन्हें इंक्रोचर करार दे दिया और उन्हें रीसेटल कर दिया दूसरी जगह पर, आप दूसरी जगह जाकर रहें। अब जब रीसेटल कर दिया गया तो इस केस में क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों के राइट जो है का उल्लंघन हुआ, कोई कंपनसेटरी मेजर्स नहीं लिए गए, कोई भी एडिक्वेट सप्लाई नहीं की गई रिसोर्स की, बहुत सारा नुकसान झेलने को मिला। अब हम आते हैं कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के क्या सिग्निफिकेंस है। इसने एक्नॉलेज किया, मतलब इसने ये माना कि जो फॉरेस्ट राइट, जो फॉरेस्ट ड्वेलर के राइट थे, जो ट्राइबल की वजह से फॉरेस्ट डेवलप हो रहा था, को एग्जिस्टेंस जिसे कहते हैं, एसिमिलेशन की वजह से इन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि ट्राइबल्स के साथ इनजस्टिस हुआ है, फॉरेस्ट ड्वेलर के साथ इनजस्टिस हुआ है, और इनको जो इशू इंक्रोचमेंट का था उसको रिकॉग्नाइज किया गया, और इंडिविजुअल को फॉरेस्ट राइट दिए गए और कम्युनिटी को फॉरेस्ट राइट दिए गए अकॉर्डिंग टू दिसंबर 2005 के। ठीक है, रिकॉग्नाइज किया गया विलेज कम्युनिटी को, ठीक है, उनको फॉरेस्ट के लिए, उनको फॉरेस्ट यूज़ करने के लिए एक्सेस दिया गया, और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं वो उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं। जैसे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या हो गया, शीशम निकल रहा है तो शीशम के पत्ते बेच दिए, शीशम का जो छोटा सा पेड़ होता है शीशम बोलते हैं उसे, शीशम इंग्लिश में, उसका ऑयल बहुत यूज़ होता है। बेर मिल रहे हैं, कहीं पर कोई आयुर्वेदिक ऑयल मिल रहा है, तो ये आपके राइट रिकॉग्नाइज किए गए। ठीक है, इंश्योर किया गया डिसेंट्रलाइज फॉरेस्ट गवर्नेंस को, मतलब जो फॉरेस्ट गवर्नेंस थी उसको इंश्योर किया गया, और उससे रिलेटेड जो डिसेंट्रलाइजेशन था, मैंने बताया आपको, बॉटम टू टॉप अप्रोच को रिकॉग्नाइज किया गया कि कैसे पंचायत रिकॉग्नाइज करेगी, पंचायत जो कहेगी उसके आधार पर चीज़ें होंगी। तो यही चीज़ बताई गई कि फॉरेस्ट गवर्नेंस को डिसेंट्रलाइज किया गया, ये चीज़ बताई गई। डेमोक्रेटिक प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफिकेशन, मतलब जो आइडेंटिफिकेशन है कि कौन फॉरेस्ट को कंजर्व कर रहा है, कौन कम्युनिटी राइट है, उन सबको रिकॉग्नाइज किया गया। कम्युनिटी राइट को प्रिविलेज दिया गया, पर्टिकुलर कम्युनिटी वहां रह सकती है, फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकती है, और अगर उन्हें डाइवर्ट किया जाएगा तो कंपनसेशन दिया जाएगा। ठीक है, और इसको नियमगिरी हिल में जो सुप्रीम कोर्ट का एक केस था नियमगिरी केस, उस केस में इन राइट को रिकॉग्नाइज किया गया।
और इसके अलावा बहुत सारे उनके लिए वेलफेयर मैकेनिज्म चलाए गए। अब चैलेंजेस क्या है, क्या होता है, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस एक्ट को मिस इंटरप्रेट किया जाता है। कैसे, जो कम्युनिटी राइट है वो दिए नहीं जाते, इंडिविजुअल को राइट दे दिया जाता है, जिसमें पार्शियल वे अपनाया जाता है। पार्शियल क्या, इंडिविजुअल राइट के आप अगर हमें वोट देंगे तो हम आपको फॉरेस्ट में जगह दे देंगे, को पर्टिकुलर कम्युनिटी को नहीं दिया जाता, कम्युनिटी को देंगे तो उनसे ये सब पूछ नहीं सकते। तो क्या होता है कि कम्युनिटी के राइट डिमिनिश हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू इंडिविजुअल राइट। देखो क्या बताया, सम इवन इनक्रोच इलीगल न्यू कल्टीवेशन, मतलब ऐसे लोगों को राइट दे दिए जाते हैं जो न्यू कल्टीवेशन की लैंड को इनक्रोच करते हैं और फॉरेस्ट को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, फॉरेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, अब क्या बताया, इग्नोरेंस ऑफ अदर डिपार्टमेंट एंड मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या होता है, जैसे फॉरेस्ट राइट जब दिए जाते हैं तो टेक्नोलॉजी ड्रोन व्रोन का यूज़ करके देखा जाता है ये लोग कब से रह रहे हैं, सर्वे किए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जाता है, यही चीज़ यहाँ बताई गई। अब आप क्लेम फाइल कर रहे हैं, कोई ट्राइबल इलिटरेट है वो कैसे क्लेम फाइल करेगा, तो बहुत सारी हार्डशिप का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे नॉन ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म होता है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप जानते ही हैं यहाँ पर लोगों में नसों में करप्शन है। तो हर चीज़ की फाइल के मूवमेंट के लिए नेता की ज़रूरत पड़ती है, पैसे की ज़रूरत पड़ती है, यही चीज़ यहाँ बताई गई। इम्पोजिशन ऑफ एब्सर्ड डिजिटल प्रोसेस, वही डिजिटल प्रोसेस, जैसे वन मित्रा सॉफ्टवेयर आया, अब वन मित्रा सॉफ्टवेयर वन में नहीं चल रहा है, वहाँ इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पर लोगों से पूछा नहीं गया, मगर कुछ भी फीडअप कर दिया गया। ये केस स्टडी है वन मित्रा सॉफ्टवेयर इन मध्य प्रदेश में। ठीक है, नॉन रिकॉग्निशन ऑफ कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट को रिकॉग्नाइज नहीं किया। जो डाम है और जो अदर कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं उनको क्या किया गया, 70 to 90% फॉरेस्ट इन सेंट्रल इंडिया शुड बी अंडर कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट। मतलब जहां पर डाम बनाए गए, बहुत माइनिंग एक्टिविटी चलाई गई, वहां पर 70 to 90% जो फॉरेस्ट एरिया है वो कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट के अंदर आता है, मगर उसको रिकॉग्नाइज अभी तक नहीं किया गया। ठीक है, बहुत स्लो प्रोसेस है। आप ये जानते ही हैं कि कोई भी फॉरेस्ट राइट एक्ट हो या कोई भी फॉरेस्ट के सिस्टम हो तो बहुत स्लो प्रोसेस होती है, नो प्रॉपर रिकॉग्निशन, बहुत मुश्किल से डिपार्टमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है, और कोई भी फॉरेस्ट ड्वेलर को बेनिफिट मिलने से पहले बहुत ज़्यादा उसे हार्डशिप का सामना करता है। नॉट एज अ ऑटोनॉमस यूजर एंड मैनेजर देयर ओन फॉरेस्ट, मतलब कोई भी ऑटोनॉमस यूजर नहीं है, मैनेजर नहीं है। तो ये फॉरेस्ट राइट से रिलेटेड हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया कि एडिटोरियल में क्या आया, किस तरह से प्रॉज थे, किस तरह से कॉन्स थे, किस तरह से चैलेंजेस थे, फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या कहता था, क्यों नहीं रिकॉग्नाइज किया गया। इस तरह से हम एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।